हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर और टनल इफेक्ट हम किस चीज़ को बोलते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप का पोटेंशियल आपका किस तरह का होता है। तो वह मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो आपके रेक्टेंगुलर पोटेंशियल कुछ इस तरह का होता है। ये आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो है V0 और जो इसकी विड्थ है वो हमने ली है A, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम फंक्शन लिखें तो वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पोटेंशियल बैरियर। इसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप पोटेंशियल बैरियर बोलते हो। V0 इसकी हाइट है, A इसकी विड्थ है। तो V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है जब आपके x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, और V इज इक्वल्स टू V0 है जब आपके x की वैल्यू 0 से a के बीच में है, और v आपका फिर से 0 हो रहा है किसके बीच में, जब आपका x ग्रेटर देन a है। तो ये यहाँ से हमने, ये आपके v एक्सेस है और ये वाली आपकी x एक्सेस आपके लिखी है, और ये आपका x बराबर 0 है पॉइंट है, ये आपका x बराबर a पॉइंट है। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल बैरियर है। ये हमने आपका पोटेंशियल बैरियर ड्रॉ किया है। इसके लिए हम सेम जो हमने अभी तक हम करते आए हैं वही हम करेंगे कि इस रीज़न लेंगे। रीज़न में हम आपके फिर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए, और फिर उसमें हम बाउंड्री कंडीशन आपके लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो हमारे पास निकल के आएंगे कॉफिशेंट की वैल्यूज़ वगैरह निकल के आएंगी, उससे हम हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कंडीशन क्या क्या दी हुई है, कि किस तरह से आपको सॉल्व कैसे करना है और क्या आपके पास दिया हुआ है। तो हमारे पास एक बीम है, पार्टिकल ऑफ बीम है। तो हमारे पास पार्टिकल की एक बीम है जो इस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो ये मान लो आपके कोई पार्टिकल की बीम है, वो इस पे इंसिडेंट हो रही है और उसकी एनर्जी कितनी है, ई, ठीक है। ये उसके पास जो पार्टिकल के बीम है उसके पास आपकी एनर्जी है ई। और हमें क्या देखना है कि ये जो आपके एनर्जी है ये आपके पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है V0 इससे क्या है, कम है। तो अगर हम ये देखना चाहें, ये आपका रीज़न हम 1 ले लेंगे जिसमें आपका पोटेंशियल क्या है, 0। जिसमें आपका पोटेंशियल V0 है उसको हम रीज़न 2 लेंगे, और जो आपका रीज़न 3 है उसमें भी आपके क्या है, पोटेंशियल आपका 0 है, ये वाला जो x से ग्रेटर देन है। तो हमने ये पोटेंशियल की वैल्यू ये रीज़न 1 के लिए है, ये 2 के लिए है और ये 3 के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसकी पार्टिकल ऑफ बीम है जिसकी एनर्जी ई है जो कि लेस देन V0 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल के रीज़न 3 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो शायद आपका आंसर हो कि यहाँ इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके ई की वैल्यू अगर आपके एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है तो आप के यहाँ पाए जाने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन ये आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो आपको बिल्कुल ये 0 होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रीज़न 3 में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइनाइट प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है। चाहे एनर्जी हम कितनी भी कम ले लें लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रीज़न 3 में पार्टिकल के पाए जाने की मिलेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो क्वांटम की जब हम बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपके रीज़न 3 में बावजूद इसके कि आपके जो पार्टिकल की एनर्जी है वो आपके पोटेंशियल बैरियर से भी कम है, लेकिन आपका जो पार्टिकल है वो रीज़न 3 में भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये टनल बना के यहाँ से निकल गया, कि ऐसा है कि इधर टनल है और टनल के थ्रू आपका पार्टिकल पास हो गया, तो कुछ ऐसा हुआ है। तो इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट, ठीक है। कि कुछ ऐसा टनल सा बना हुआ है तो उसके थ्रू ये पास हो गया, तो इसलिए इसको टनल, ऐसा कुछ टनल वनल होता नहीं है, लेकिन इसको एज ए सिनेरियो हम देखें तो ये ऐसा टनल इफेक्ट जैसा तो टनल, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपके यहाँ भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है रीज़न 3 में भी। तो अब वो प्रोबेबिलिटी ही हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है और कितना आपका वेव फंक्शन, आपको कितना पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, तो वो हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट से निकालेंगे। तो ये इसकी इस वाले आपके जो पार्ट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। रेक्टेंगल टनल इफेक्ट जो आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे, और ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी लेंदी है, तो इसको एकदम पेशेंस से और ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रीज़न 1, 2, 3 में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपके वेव इक्वेशंस लिखेंगे, श्रोडिंगर की जो आपकी वेव इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम जो आपके लिखेंगे वो लिखेंगे आपके रीज़न 1 के लिए। तो रीज़न 1 में आपको पता ही है कि रीज़न 1 और 3 में आपके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो उसके लिए अगर आप लिखें तो कुछ ये आपकी इक्वेशन होगी। साई 1 हमने रीज़न 1 में लिया है आपके वेव फंक्शन 0, ये आपके रीज़न 1 के लिए हो गई। D2 साई 3 2m e h कट साई 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके रीज़न 3 के लिए हो गई है इक्वेशन। रीज़न 2 में क्योंकि आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, V0। देखो इधर आपका V की वैल्यू 0 है, तो इधर V की कोई भी टर्म नहीं है पोटेंशियल की। तो उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो V0 माइनस ई एच कट स्क्वायर साई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके रीज़न 2 में आपके वेव इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपके कब है, जब x लेस देन 0 है, ये जब है x लेस ग्रेटर देन a है, और ये आपकी इक्वेशन है जब आपका 0 से a के बीच में है। ठीक है, वही जो हम अल्फ़ा और बीटा हमने क्या लिया है, तो अल्फ़ा और बीटा आपके क्या होंगे, कॉफिशिएंट हैं आपके। तो कॉफिशिएंट अल्फ़ा आपका क्या होगा, तो जो भी हमने पहले लिया है अल्फ़ा 2m e h कट स्क्वायर, ये आपके अल्फ़ा है। ओके, और ये अल्फ़ा स्क्वायर है। बीटा स्क्वायर आपका हमने लिया है 2m v0 - e अपॉन h कट स्क्वायर, इसको बीटा स्क्वायर लिखा है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, सिंपली हमने कॉफिशिएंट की वैल्यू पुट की है, इसको कोई एक कॉफिशिएंट मान के। सो ये हमने लिख दिया है साई 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, जो बीटा की वैल्यू आपकी है वो e माइनस v0 है। बीटा जो आपका लिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके इक्वेशन, सॉरी, ये बीटा स्क्वायर जो आपके आएगा वो है 2m अपॉन h कट स्क्वायर v0 माइनस e, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपके पास आएगा, ये इक्वेशन जो सेकंड रीजन के लिए जो हमारी इक्वेशन आएगी, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। एफ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस v0 आएगा आपके, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू ई माइनस v0 ये आएगा, और जो बीटा है वो आपके है v0 माइनस ई। तो इसलिए आपके पास ये कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इन सब के सॉल्यूशन आपको पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे आपके डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनके सॉल्यूशन जो आपके होंगे, तो साई 1 एक्स क्योंकि इस पे डिपेंड है, तो ए कॉफिशिएंट है ई आयोटा के, सॉरी अल्फा एक्स प्लस बी आयोटा माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, साई 3 की अगर हम बात करें तो आपके आएगा सी ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स, सेम, बस कॉफिशिएंट आपके चेंज करने हैं पर एक्स। ठीक है, और एफ
ई की पावर माइनस बीटा एक्स प्लस जी ई की पावर प्लस बीटा एक्स। तो ये इन सब के हमने सॉल्यूशन लिख दिए। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जो आप निकालते हो डी प्लस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके, फिर डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा एल्फा, ये सब करते हो तो उससे आपके सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ये आपने आपके मैथ्स में आपके पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो आपके होते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। और ये आपके सिंपली आप इनको लिख सकते हैं साई थ्री, साई वन, साई थ्री और साई टू। ठीक है, ये आपके ए बी सी डी, दो ए है, ये आपका जो रीज़न वन है, तो रीज़न वन आपका कौन सा है, तो ये ए और बी आपके कौन से कॉफिशिएंट है वो मैं बता रही हूँ। तो देखो, जो रीज़न वन में कोई वेव आएगी तो पोटेंशियल बैरियर से थोड़ी ट्रांसमिट होगी और थोड़ी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ए आपका क्या शो कर रहा है, ए आपका शो कर रहा है इंसिडेंट वेव को। जो ये वाली टर्म है ये आपकी इंसिडेंट वेव वाली टर्म है। ठीक है, और जो बी है वो आपके इस रीजन वन में, देखो जो ये इक्वेशन है आपके रीजन वन के लिए है, तो रीजन वन में ये आपकी वेव आएगी, ये इससे बैरियर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और इंसिडेंट वेव, दो तरह की वेव होंगी, एक जो इंसिडेंट हो रही है और एक जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आपकी इंसिडेंट वेव को शो कर रही है और ये वाली टर्म जो आपकी शो कर रही है वो रिफ्लेक्टिव वेव को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे सी, जो सी और डी, तो सी आपके क्या है, जो थर्ड हम रीजन में देखें तो थर्ड रीजन में हमको एक वेव मिलेगी, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, यहाँ से वेव आएगी, देखो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड यहाँ से होकर गुजर जाएगी, तो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो वहाँ से, उसका वहाँ से यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट, थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा ट्रांसमिशन होगा। तो रीजन थ्री में आपको सिर्फ एक तरह की वेव मिलेगी जिसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन वेव। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड, जो सी आपका जो टर्म शो कर रहा है ये वाली टर्म आपकी ट्रांसमिशन वाली है और ये वाली आपकी किसकी है, रिफ्लेक्टेड वाली। ठीक है, और एफ और जी उसी तरह से, जी जो आपका है वो है आपके जो शो कर रहा है वो जो पेनिट्रेट कर गई आपके बैरियर से, उस वाली टर्म को शो कर रहा है। और जो एफ है जो आपके रिफ्लेक्टेड वेव को शो कर रहा है। तो देखो यहाँ से रीजन वन से जो वेव आई वो क्या होगी, आपकी ट्रांसमिशन वेव होगी। और जो इस रीजन से आपके टकराए कुछ वेव इसकी रिफ्लेक्टेड होगी इस वाले बैरियर से। ठीक है, तो रीजन टू में आपके दो तरह की वेव है, तो एक रिफ्लेक्टेड वेव है और एक आपकी ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव क्यों क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रीजन से आपके ट्रांसमिट होकर आ रही है तो एक वो वेव होगी, और जो एक इस बैरियर से टकराएगी वो एक आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रीजन थ्री में अगर हम बात करें तो रीजन थ्री में आपकी ट्रांसमिशन वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव की टर्म आपकी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस रीजन में, रीजन थ्री में आप देखें तो कोई भी बैरियर नहीं है, सिर्फ आपका ये बैरियर इससे ट्रांसमिट होकर आपकी एक वेव आ रही है, कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है। तो इसका मतलब आपके क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, ज़ीरो, क्योंकि आपके कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है, तो इसलिए आपके डी बराबर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, तो अगर डी बराबर ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन, तीन इक्वेशन आपके निकल के आएंगी, साई वन, साई टू और साई थ्री। तो मैं अभी ए इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो नेक्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं वो आपके होता है, नेक्स्ट स्टेप जो आपके होता है वो हम लेते हैं नेक्स्ट जो आपका हम बात करेंगे वो करेंगे कि इन तीनों जो आपकी वेव्स निकल के आई हैं, जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं तीनों रीजन में, उन पे हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, तो बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो आपके बाउंड्री कंडीशन पहली बात तो किस पे लगती है, जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि बाउंड्री पर ही हम कंडीशन लगाएंगे। तो आपकी दो बाउंड्री कौन कौन सी हैं, एक तो x बराबर ज़ीरो है और एक आपके x बराबर a है। तो ये आपके x बराबर ज़ीरो है, तो ये आपकी बाउंड्री है।
ठीक है, दो बाउंड्री हैं आपके, x बराबर 0 और x बराबर a। ये आपका 1 रीज़न है, ये आपका सेकंड रीज़न है, ये आपका थर्ड रीज़न है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन आपको पता ही है कि आपके बाउंड्री पे आपका वे जो कंटिन्यूस होना चाहिए और दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। तो दोनों वेव फंक्शन भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो इधर 1 और 2 आपके वेव फंक्शन, तो साई 1 एक्स किसके बराबर होना चाहिए, साई 2 एक्स के किस पर, एक्स बराबर 0 पर। ओके, इसी तरह आपका जो इनका डिफरेंशिएशन भी आपका बराबर होना चाहिए किस पे, एक्स बराबर 0 पे। ठीक है, इसी तरह से आपकी अगर इस पे हम इस वाले अगर हम बाउंड्री पे कंडीशन लगाएंगे तो आपका साई 2 एक्स बराबर होना चाहिए किसके, साई 3 एक्स के किस पर, एक्स बराबर ए पर, बाउंड्री पर। और इन इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, इक्वल होगा किस किस पॉइंट पे, आपके बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये हमने वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वेव फंक्शन के हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई और इन दो कंडीशन को हम अप्लाई करके क्या करेंगे, आपके कॉफिशिएंट निकालेंगे, आपके एफ जी जो कॉफिशिएंट हैं जितने भी, उन सब की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वो हम बात करेंगे आपके अगले लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।